नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज सिंह एक बार फिर से द माइंड पावर कोचिंग में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आशा है बढ़िया होंगे, मस्त एकदम से, और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो इसके पहले की जो वीडियो हमने आपको बनाई हैं वो आपने देखे होंगे अच्छे से और भरपूर रूप से आनंद उठाया होगा। इसके बाद आज का जो टॉपिक है, और आज का टॉपिक बहुत ही शानदार और लाजवाब टॉपिक है, इंटरेस्टिंग भी है। और जैसे पीछे लिखा हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार से लोग अपना जीवन जीते थे, क्या विशेषताएं थीं। सारी चीज़ों को एक एक करके सब पर चर्चा आज हम करने वाले हैं। बस आपको लास्ट तक वीडियो में बने रहना है, इतनी बात याद रखना आप लोग, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ चर्चा करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का, सबसे पहले यहाँ हम लिख देते हैं कि जो समय है कितना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है वो कहोगे सर 2350 BC से लेकर 1750 BC तक इसका समय है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है वो 2350 BC से लेकर 1750 BC तक सिंधु घाटी सभ्यता का आपके समय है, यही समय माना जाता है, ठीक। अब इसके बाद हमने कहा ये सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम कौन कौन से हैं। जैसे हम कहें सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके अन्य नाम भी हो सकते हैं। अन्य नाम समझ रहे? बिल्कुल समझ रहे होंगे। जैसे आजकल आप लोगों के भी अन्य नाम हैं बहुत से। घर में कोई किसी और नाम से बुलाता है तो आपके जो मित्र होंगे वो आपका अलग नाम रखें। स्कूल में कोई अलग नाम से बुलाता है, और एक जो पर्सनल व्यक्ति है वो तो आपको अलग नाम से बुलाता ही है। और जैसे ही पर्सनल व्यक्ति की बात कर दी तुरंत चेहरे पे मुस्कान आ गई, तो परेशान नहीं हो। ऐसे ही यहाँ सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसके भी कुछ अन्य नाम हैं, और अन्य नाम में सबसे पहले हम देखेंगे एक नाम आप लोगों ने सुना होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। कितने लोगों को पता है? तो बहुत लोगों को पता है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसके बाद याद रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता है, इसे हम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। इसके बाद आगे अगर हम देखें कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता। और इसके बाद एक चीज़ अगर और याद रख लें तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम मात्र सत्तात्मक सभ्यता कहते हैं। मात्र सत्तात्मक सभ्यता भी सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है। इतनी चीज़ें आप लोगों को याद हैं। तो हमने कहा सिंधु घाटी सभ्यता के 4 नाम और हैं। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को ही कहते हैं, नगरीय सभ्यता भी इसी को कहते हैं, और कांस्य युगीन सभ्यता भी इसी को कहा जाता है। और यहाँ पर आप लोग एक बात और याद रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता को ही मात्र सत्तात्मक सभ्यता भी कहा जाता है। अब एक एक चीज़ को हम समझने का प्रयास करेंगे। अगर सिंधु घाटी सभ्यता को अगर हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है तो क्या रीज़न क्या है? तो सबसे पहले यहाँ पर जो नाम आपको दिख रहा है सिंधु घाटी सभ्यता, तो इस नाम से आपको समझ में आ रही होगी एक चीज़ कि ये जो सभ्यता है सिंधु घाटी की, ये सभ्यता, ये जो दुनिया है, सभ्यता का अर्थ दुनिया होता है। और ये सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई इस दुनिया। और जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई और खोज होने के बाद देखा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के सिंधु नदी के किनारे मिले, इसलिए लोगों ने इसका नामकरण कर दिया कि इस सभ्यता को हम क्या नाम देंगे? सिंधु घाटी सभ्यता। इतनी चीज़ क्लियर। इसके बाद दूसरा नाम जो यहाँ दिख रहा होगा आपको कि हड़प्पा सभ्यता, इसे क्यों कहा गया? तो हड़प्पा सभ्यता इसे इसलिए कहा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया जो शहर था वो हड़प्पा था। तो लोगों ने कहा कि अब इसका नाम हम रखेंगे हड़प्पा सभ्यता।
बोले सर इतनी बात तो क्लियर है, समझ में आ गई कि हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा गया कि सिंधु नदी के सिंधु घाटी सभ्यता जो है, और सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले जो शहर खोजा गया वो हड़प्पा था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता कहा। लेकिन ये चीज़ समझ में नहीं आ रही सर कि ये नगरीय सभ्यता क्यों कहते हैं। तो इसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं कि इसको नगरीय सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो विशेष याद रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी स्थल प्राप्त हुए, उन सारे स्थलों की अगर व्यवस्था अगर देखी जाए तो एक नगर के जैसी थी, एक शहर के जैसी थी। जैसे वर्तमान में आज हमारे यहाँ शहर हुआ करते हैं, आप समझ लीजिए कि एक समय था सिंधु घाटी सभ्यता का, आज के शहरों की तरह उस समय के गांव हुआ करते थे। जैसे कि आपने देखा कि नगरीय सभ्यता क्यों कहते हैं, तो आप लोग याद रखना नगरीय सभ्यता इसे इसलिए कहते हैं कि आपने देखा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें थीं क्या थीं, वे बहुत चौड़ी थीं। सड़कें क्या हुआ करती थीं, चौड़ी हुआ करती थी। और जो सड़कें जो थीं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थीं। और जैसे कि आज आपने शहरों में देखा होगा कि एक प्रकार से सर्किल होता है, इधर से भी रोड आते हैं, इधर से भी सड़कें आती हैं आपकी, और इधर से भी क्या आते हैं, सर्किल आते हैं, सड़कें आती हैं कह सकते हो आप। और ये जो सर्किल 360 डिग्री का ये भी रहता है आपके। अब कहोगे सर सर्किल तो 360 डिग्री का होता है, इसमें बताने वाली क्या चीज़ है। लेकिन कुछ लोगों को वो भी पता नहीं है, तो हम उनको भी बता दे रहे, परेशान होने की बात नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें थीं वो चौड़ी थीं। जो सड़कें थीं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। और ये सिर्फ आप समझ लीजिए शहर की व्यवस्था तो ऐसी थी, और साथ ही साथ सिंधु घाटी सभ्यता में इस प्रकार की विशेषताएं आपको गांव में भी देखने को मिली। और सबसे अच्छी विशेषता है कि अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो यहाँ पर जल निकास प्रणाली सबसे अच्छी थी। यहाँ की जल निकास प्रणाली की अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, कि जल निकास प्रणाली जो थी वो सबसे शानदार विशेषता मानी जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि इस समय की जो सड़कें थीं और सड़कों के बगल से ही नाली बनी थी। क्या बनी थी, नाली चारों तरफ, याद रखना इस बात को। जैसे कि आज आप लोगों ने देखा है वर्तमान में कि जो हमारे यहाँ गांव में रोड होते हैं और नालियाँ बना दी जाती हैं, इन नालियों का पानी बाहर निकलता है। लेकिन ऐसी विशेषताएं पहले नहीं थी कि सड़कें हैं, बगल से नाली है और नालियों का पानी बाहर निकल रहा है, जिससे मच्छर हो रहे, और मच्छर क्या कर रहे, बीमारी फैला रहे। तो आज ये सारी चीज़ें लोगों को अच्छी लगती हैं। अब कहोगे सर ऐसी कैसी बात कर दी आपने, ये सारी चीज़ें लोगों को क्यों अच्छी लगेंगी। ये बताओ, जब ये सारी चीज़ें लोगों को अच्छी नहीं लगती तो लोग व्यवस्था क्यों नहीं बनाते। इन लोगों को जैसे चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी, इन लोगों ने व्यवस्था बनाई कि यहाँ जो सड़क के किनारे नाली हुआ करती थी, इन्हें बहुत अच्छे से ऊपर से ढल दिया जाता था, उन्हें ढाँक के रखते थे कि यहाँ से गंदगी और मच्छर जैसी बीमारी हमारे घर तक ना आ पाए। ये लोग इतने समझदार थे। ये आपने देखा होगा सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी नगर थे, उनके जो दरवाजे थे वो कभी भी आप देख लेना मेन रोड पर कभी नहीं खुलते थे। और आप समझ रहे कि मेन रोड पर क्यों नहीं खुलते थे, कोई घटना ना हो जाए ऐसी, इसलिए लोग मेन रोड पर अपने दरवाजे नहीं करते थे। तो इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं देखने को मिल रही, यहाँ पर जो मकान हुआ करते थे, आप देखेंगे मकान ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार के मकान मिले कि सबके एक जैसे मकान, साफ़ सुथरे मकान, नालियाँ बहुत अच्छी बनी हुई थी, सड़कें चौड़ी थीं। और हमेशा याद रखना इनकी जो सड़कें थीं और मेन मुख्य जो सड़कें थीं वो किस दिशा में थीं, तो कहोगे सर इनकी जो सड़कें थीं वो आपसे पूर्व से पश्चिम की दिशा में थीं। किस दिशा में थीं, ज़्यादा से ज़्यादा सड़कें इनकी पूर्व से पश्चिम की दिशा में देखने को मिली। अब इसका क्या कारण, बोले इसमें इसका क्या कारण है कि पूर्व से पश्चिम की दिशा में सड़कें थीं। तो इन्होंने भी इसका एक लॉजिक निकाला। इन्होंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा जो हवाएं चलती हैं वो पूरब से पश्चिम की ओर चलती हैं। तो अब रोड पर अगर झाड़ू नहीं लग पा रही, सफाई नहीं हो पा रही, तो हवा के माध्यम से इन सड़कों को साफ किया जा सकता है। तो काफ़ी बुद्धिमान हो गए थे ये लोग, है ना। बुद्धिमान हुए, इन्होंने विशेषताएं अच्छी बनाई, व्यवस्था अच्छी बनाई अपनी, इसलिए तो इस सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहते हैं। मेरे दोस्त याद रखना, ऐसे ही सिंधु घाटी सभ्यता को
प्रथम नगरीय सभ्यता नहीं कह दिया गया। इसके कुछ कारण थे, कुछ विशेषताएं थीं, और वो विशेषताएं देखी गई, तब इसे प्रथम नगरीय सभ्यता कहा जाता। अब आगे यहाँ पर लिखा है कि सर ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है, लेकिन इसे कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहा? तो इस समय का जो मनुष्य था वो जिस धातु का प्रयोग करता था उसे कांसा कहा गया। खुदाई के दौरान जब आपके स्थल प्राप्त हुए और स्थलों के साथ साथ बहुत सी वस्तुएं प्राप्त हुईं और यहाँ धातु मिलना भी प्रारंभ हो गया, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ जो धातु पाई गई वो कांसा था। और आपको पता है कि जो कांसा होता है वो तांबा और टिन से मिलकर बना है। तो इन्होंने इस धातु को बना लिया था और सबसे ज़्यादा इन्होंने कांसा का प्रयोग किया। तो इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को एक नाम दिया गया कांस्ययुगीन सभ्यता। अब आगे हम चीज़ें समझने का प्रयास करेंगे कि सर ये सारी चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन यहाँ मात्र सत्तात्मक सभ्यता क्यों कहा गया? ये जो लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या वास्तविक रूप से मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी? तो कुछ लोगों ने ऐसा अनुमान लगाया कि खुदाई के दौरान यहाँ पर मात्र देवी की मूर्ति प्राप्त हुई, तो लोगों को लगा कि ये लोग मात्र देवी की पूजा करते थे, इसलिए लोगों ने कहा कि ये सभ्यता कैसी है, मात्र सत्तात्मक सभ्यता है। लेकिन एक बात याद रखना, अभी तक पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो सका कि वास्तविक रूप से ये सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी या नहीं थी। बस एक अनुमान लगाया गया, उसमें ये चीज़ सोची गई कि यहाँ मूर्ति मिली एकमात्र देवी की, तो लोगों ने कहा कि इस समय के जो लोग थे वो माता को उच्च स्थान देते थे, उच्च स्थान पर रखते थे, इसलिए इसे क्या कहा गया? मात्र सत्तात्मक सभ्यता। तो इस प्रकार से हमने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो अन्य नाम हैं, हड़प्पा सभ्यता, नगरीय सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता और मात्र सत्तात्मक सभ्यता, इतनी चीज़ समझ गए? अगर इतने में कोई दुख दर्द है तो बताओ, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। और आगे भी अभी बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, तो अभी तो शुरुआत है ना। इसी प्रकार से एक एक चीज़ को हम क्लियर करते हुए चलेंगे, बस आपको धैर्य रखना है ना। अब हम बात करें आगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई। क्वेश्चन बनेगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज हुई वो 1921 में। कब हुई? 1921 में जॉन मार्शल की अध्यक्षता में। एक बात याद रखना, क्या कहोगे? जॉन मार्शल की अध्यक्षता में। लेकिन खोज दयाराम साहनी ने की थी, की बात याद रखना, क्वेश्चन गलत नहीं करना। नहीं आप कहो सर आपने उल्टा सीधा बता दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में हुई। किसने की? जॉन मार्शल ने। तो जॉन मार्शल ने यहाँ खोज नहीं करी, ये जॉन मार्शल की अध्यक्षता में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो की है, तो क्या कहोगे? वो सर दयाराम साहनी। क्या याद रखोगे? दयाराम साहनी। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, एग्जामिनर आपको फंसाने का प्रयास करेगा कि कहेगा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी, किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो आपको आंखें बंद करके दयाराम साहनी नहीं लगा देना, उस समय अपने दिमाग का प्रयोग करना है। और दिमाग का प्रयोग करते हुए आपको याद रखना कि बात अध्यक्षता की हो रही, और अध्यक्ष उस समय कौन थे? तो कहोगे जॉन मार्शल की अध्यक्षता में आप कहोगे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई। लेकिन खोज किसने की थी? तब आप बताना कि सर अब हमें पता है कि हम आंसर लगाएंगे दयाराम साहनी। इतनी चीज़ क्लियर है। अब आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं बताओ। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं कौन कौन सी थीं? सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं, तो याद रखना सिंधु घाटी सभ्यता के जो समकालीन सभ्यता है वो चीन की सभ्यता है। चीन की जो सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता मानी जाती है। ऐसे ही दूसरी याद रखोगे आप लोग कि मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया
मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है ये सभ्यता भी किसके समकालीन है? कहोगे सर ये सभ्यता भी आपके सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन है। और ये मेसोपोटामिया की सभ्यता तो कहोगे कौन सी नदी? तो कहोगे सर दजला और फरात, दजला और फरात नदी के पास। और ये कहाँ पर? कहोगे ईरान में। तो याद रखना, हमने कहा सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं याद रखना, एक तो चीन की सभ्यता हो जाएगी और दूसरी क्या कहोगे? मेसोपोटामिया की सभ्यता। और ये मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ पर विकसित हुई? तो कहोगे ईरान में। और ये जो सभ्यता है ये दो नदियों के बीच में विकसित हुई है ना, जिसका नाम है एक दजला नदी और दूसरी कौन सी नदी? फरात। दोनों नदियाँ क्या हैं? अलग अलग हैं। और क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बताओ मेसोपोटामिया की सभ्यता किन दो नदियों के बीच में विकसित हुई? तो आपको याद रखना कि एक तो दजला है और दूसरी कौन सी नदी है? फरात, है ना। इतनी चीज़ क्लियर करना, ये नहीं समझना कि दजला और फरात एक ही नदी, दो अलग अलग नदियाँ हैं। तो एक चीज़ हमने भी समझने का प्रयास किया कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता, सिर्फ इतनी याद रखना। अब हम आगे बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं बताओ, है ना। तो हेडिंग आप लोग क्या बनाएंगे? आप लोग हेडिंग बनाएंगे सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। और एक एक बात को आप लोगों को बहुत ही धैर्य से और शांतिपूर्वक तरीके से लिखते हुए चलना है। बड़ा आनंद आएगा आपको, बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कुछ बचने वाला नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम बताएंगे सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं पर चर्चा करना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था, इन सारी चीज़ों पे हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका क्षेत्रफल कितना था। तो अगर क्षेत्रफल की बात करें तो कहा जाता है 12,99,000 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर इस सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल माना जाता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक। लेकिन नहीं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग में अगर पूछा जाए तो आप लगभग याद रखना 13 लाख। कितना याद रखोगे? 13 लाख वर्ग किलोमीटर, है ना। तो ऐसे ही पूछता है, परेशान ज़्यादा होना नहीं है आपको कि सर हमें एक एक चीज़ क्लियर करें, कोई ज़रूरी नहीं है। आपसे लगभग में चीज़ें पूछी जाएंगी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो कैसा है, कितना है, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर। अगर आपको याद रखना तो परेशान नहीं हो कि सर हम तो यही याद रखें। याद रखो तो रख लो, हमने कभी मना करी कि भाई सब याद नहीं रखो। फिर इसके बाद हम कहें कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल, और इसके बाद अगर हम आगे बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो कैसी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, और लिपि की अगर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो कैसी थी? भाव चित्रात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो कैसी लिपि थी? कहोगे सर इनकी जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक लिपि थी। भाव चित्रात्मक का मतलब है कि इनकी लिपि चित्रों की तरह थी। कैसी थी? चित्रों की तरह। और इनकी जो लिपि थी वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। क्या कहोगे? दाएं से बाएं। इनकी लिपि कैसी थी? कहोगे सर इनकी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इस बात को याद रखना। और भाव चित्रात्मक का मतलब क्या है? तो जैसे कि हम बताएं चित्रों के द्वारा, जैसे इस प्रकार से हम कहें चित्र हैं ऐसे, तो ऐसे भी इनकी लिपि हुआ करती थी, है ना। तो इस प्रकार की कुछ हम कह सकते हो, इस प्रकार की इनकी लिपि हुआ करती थी, है ना। तो ये लिपि थी इनकी। अब सब ये कहा है लिपि है ना, भाव चित्रात्मक, चित्रों की तरह इनकी लिपि होती थी। अब बोले सर ये हमें भाव चित्रात्मक लिपि तो नहीं लग रही, तो हमें इमोजी लग रहा है व्हाट्सएप वाले, जिसमें हम एक दूसरे को इमोजी भेजते हैं। तो बिल्कुल कह सकते हो कि अपने अनुसार तुम कह दो सर हमारे अनुसार तो ये
भाव चित्रात्मक नहीं है, इमोजी लिपि है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसी को भाव चित्रात्मक लिपि कहा गया। उस समय के जो लोग थे वो ज़्यादा से ज़्यादा चित्रों का प्रयोग करते थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता 2 भागों में विभाजित थी। तो लिखोगे यहाँ पर कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विभाजन था कितने भागों में विकसित थी, तो 2 भागों में। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो 2 भागों में विभाजित थी। अब 2 भाग कैसे, तो 2 टीले भी कह सकते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता 2 टीलों में विभाजित थी या 2 भागों में विभाजित थी, इसको भी समझ लेना आप लोग। जैसे हम कहें एक आपके होता था पश्चिमी भाग और दूसरा जो होता था आपके पूर्वी भाग। याद रखना, बड़ी सरल चीज़ें हैं। पूर्वी भाग हुआ करता था और पश्चिमी भाग जो होता था इसी को हम दुर्ग कहते थे, दुर्ग। और पूर्वी भाग जो होता था उसे हम कहते थे निचला शहर। इसे हम निचला शहर कहते थे, इस बात को याद रखेंगे आप लोग। पश्चिमी भाग को दुर्ग कहते थे और पूर्वी भाग को निचला शहर कहते थे। अब दुर्ग का मतलब है कि यहाँ आप समझ रहे, दुर्ग मतलब किला, और किला में आप सभी लोगों को पता है कि राजा महाराजा निवास करते हैं। तो दुर्ग में क्या होता था, यहाँ पर राजा रहता था। कौन रहता था? राजा। और जो निचला शहर था यहाँ पर आपकी कहोगे, यहाँ पर तो आम जनता रहती थी। कौन रहती थी? आम जनता। तो आप सभी लोगों को पता है, नॉर्मल सी चीज़ें हैं कि जो दुर्ग होगा वहाँ राजा महाराजा ही रहेंगे और जो निचला शहर होगा वहाँ आम जनता रहेगी। और इसके बाद याद रखना कि जो दुर्ग होता था इसके चारों ओर रक्षा प्राचीर होती थी। अब कहोगे सर रक्षा प्राचीर क्या होती है? जैसे हमने कहा ये दुर्ग है और दुर्ग की रक्षा करने के लिए चारों ओर से घेराबंदी होती है। जैसे कि आप लोग अगर कहीं गए हों देखने के लिए कोई किला वगैरह, अगर आपने कहीं दुर्ग देखा हो तो दुर्ग की ओर एक खाई होती है चारों ओर बहुत बड़ी, और वो खाई से या दीवार से किला आपके पूरा क्या होता है? घिरा हुआ होता है। और उसी को क्या कहते हैं? उसी को रक्षा प्राचीर कहते हैं। बोले क्या बात कर रहा सर, ये तो हमने बहुत बार देखी लेकिन नाम पता नहीं था। और नाम पता नहीं था तो आज हमने बता दिया कि आप जब भी आप किला देखने के जाओ, कोई भी किला हो, तो वहाँ पर देखना कि भाई साहब यहाँ पर रक्षा प्राचीर है कि नहीं है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी दुर्ग थे वो सब क्या थे? रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। लेकिन विशेष बात यहाँ पर ये भी याद रखना है कि कुछ शहर आपके, कुछ निचला शहर ऐसे थे जिनके लिए भी रक्षा प्राचीर की विशेषता की गई। समझ रहे हैं बात को? सिंधु घाटी सभ्यता को अगर शहरी और नगरीय सभ्यता कहा गया तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं। आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में जिन ईंटों का प्रयोग किया गया उनका अनुपात क्या था, तो बोले ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोले बिल्कुल पूछे जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जिन ईंटों का प्रयोग किया गया उनका क्या अनुपात था। ईंटों का प्रयोग, सिंधु घाटी सभ्यता में जिन ईंटों का प्रयोग किया गया उनका जो अनुपात था वो 4:2:1। इस प्रकार से आप समझ रहे होंगे कि 4:2:1। 4 अनुपात क्या होगी इसकी? लंबाई, 2 चौड़ाई और 1 ऊंचाई। बड़ी सीधी सी और सरल बात है, आप लोग याद रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का पवित्र पशु की बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पवित्र पशु था वो क्या था, तो पवित्र पशु आप लोगों ने सुना होगा कुवड़ वाला बैल। कुवड़ वाला बैल इसका क्या था? पवित्र पशु था, या इसी को वृषभ कहते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि वृषभ, ज़्यादा से ज़्यादा सिंधु घाटी सभ्यता की जितनी भी मोहरें प्राप्त हुई उन पर आपके किसके चित्र मिलेंगे, तो कहोगे कुवड़ वाला बैल, इसके चित्र मिलेंगे। इतनी चीज़ क्लियर है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था वो कैसा था? सिंधु घाटी सभ्यता का आकार, तो कहोगे सर सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था वो त्रिभुजाकार था।
अभी हम बताएंगे, इसका विस्तार बताएंगे तब आपको बताएंगे। त्रिभुजाकार इसका क्या था? आकार। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनका व्यवसाय क्या था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यवसाय क्या था, तो कहोगे इनका जो व्यवसाय था वो कृषि था। कृषि प्लस व्यापार, दो चीज़ें याद रखना। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए कि मुख्य व्यापार क्या था इनका, क्या पूछा जाए, कहें आपसे कि इनका मुख्य व्यापार क्या था, तो मुख्य व्यापार में क्या बताओगे? समझ रहे हो बात को? बिल्कुल। तो मुख्य व्यापार में बता देना, मुख्य व्यवसाय में, है ना, कि इनका मुख्य व्यवसाय क्या था। तो इनका जो मुख्य व्यवसाय था वही तो है इनका व्यापार। व्यापार, इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। कृषि नहीं लगा देना, नहीं आप भूल जाओ चीज़ें और कंफ्यूज हो जाओगे। सर ने बताया था कि जिनका व्यवसाय था वो कृषि प्लस व्यापार था, लेकिन मुख्य पूछा जाए तो क्या कहोगे? मुख्य में आपको व्यापार ही बताना है। और सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करें तो इनका वर्ग कैसा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो वर्ग था वो भी 4 भागों में विभाजित था, जिसमें एक आपके क्या था? विद्वान वर्ग। दूसरे नंबर पे क्या आता था? योद्धा वर्ग आता था। तीसरे नंबर की अगर बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा व्यापारी वर्ग। और चौथे नंबर पर जो वर्ग मिलेगा वो आपके क्या होगा? श्रमिक होगा। क्या होगा? श्रमिक होगा। तो ये चीज़ याद रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करें तो हमने विशेषताओं में हमने देखी चीज़ें कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो ईंटों का प्रयोग हुआ वो क्या है? कहोगे सर वो तो 4:2:1। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पवित्र पशु था वो क्या है? कहोगे कुबड़ वाला बैल, इसी को वृषभ कहा गया, याद रखना। आपसे पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है, तो कहोगे सर सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यवसाय था वो कृषि है, और साथ ही साथ व्यापार को भी याद रखना। और मुख्य व्यवसाय अगर पूछा जाए तो यहाँ याद रखना कि सर इसका मुख्य व्यवसाय जो था वो क्या था? व्यापार। अब हम कहें कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या वर्ग विभाजन था, तो बिल्कुल यहाँ पर जानकारी मिली है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो वर्ग था वो 4 भागों में बटा था, जो यहाँ पर लिखा है। एक विद्वान वर्ग, दूसरा योद्धा वर्ग, तीसरा व्यापारी वर्ग, और जो चौथा है वो क्या कहोगे? श्रमिक वर्ग है। तो इतनी सारी चीज़ें क्लियर हैं। आगे चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार, थोड़ा इस पर हम चर्चा कर लें। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। यहाँ पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कैसा था। तो याद रखना ये हम आपकी दिशा बना रहे 4, और ये दिशाएं तो सब लोगों को पता है कि अगर हम ऊपर बात करें तो ऊपर की जो दिशा है उसे हम उत्तर कहते हैं, बिल्कुल सही बात। और नीचे की दिशा है इसे हम दक्षिण कहते हैं, और इधर की जो दिशा है इसे हम कहते हैं पूर्व, और इधर की जो दिशा है इसे हम पश्चिम का नाम देते हैं। किसका नाम? पश्चिम। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि सर बताओ सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था, उत्तर में कहाँ तक था, तो उत्तर में आपको याद रखना कि सर उत्तर में एक स्थान है, क्या कहोगे? मांडा। मांडा उत्तर में। इसके बाद जब हम आगे चलेंगे हम देखें कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में मांडा तक हो गया, लेकिन पूरब में कौन सी जगह है, तो कहोगे सर पूरब में था आलमगीर। आलमगीर। दक्षिण की अगर हम बात करें कि दक्षिण में कहाँ तक था, तो दक्षिण में याद रखना दैमाबाद। दक्षिण में दैमाबाद। और अगर हम पश्चिम में अगर बात करें कि पश्चिम में इसका विस्तार कहाँ तक था, कहाँ तक, तो कहोगे सुतका गैंडोर। इस सुतका गैंडोर है, यहाँ तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। इधर आपके मांडा है, इधर आलमगीर, दक्षिण में दैमाबाद, और जो पश्चिम में वो है सुतका गैंडोर। चीज़ें और समझने का प्रयास करें। तो मांडा कहाँ है, तो कहोगे सर ये जम्मू कश्मीर में।
ये मांडा है वो कहाँ पर है? कहोगे सर ये जम्मू कश्मीर में है। आलमगीर कहोगे सर ये उत्तर प्रदेश में है। राज्य पूछा जाए तो क्या कहोगे? उत्तर प्रदेश। और इधर हम बात करें कि दैमाबाद कहाँ पर है तो क्या कहोगे? ये सर महाराष्ट्र में है। और इसके बाद अगर हम पूछें कि पश्चिम में सुतका गैंडोर तक था और ये सुतका गैंडोर की स्थिति कहाँ है तो कहोगे ये पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है वहाँ तक सुतका गैंडोर जाता है पश्चिम में। अब इस प्रकार से हमने स्थानों को तो देख लिया कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्थान थे उनका विस्तार उत्तर में मांडा है तो दक्षिण में दैमाबाद है, पूरब में अगर कहोगे आलमगीर है तो पश्चिम में सुतका गैंडोर है। क्वेश्चन नदियों से भी पूछा गया है ना। अब नदी से कैसे पूछा गया तो आप लोग इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर में जो विस्तार था वो कौन सी नदी, तो याद रखना यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम क्या है? चिनाब नदी। दूसरी इधर पूरब में अगर हम बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता का पूरब में किस नदी तक विस्तार था तो कहोगे सर हिंडन नदी। कौन सी नदी? हिंडन। और इसके बाद अगर देखा जाए कि पश्चिम में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कौन सी नदी तक था तो कहोगे यहाँ पर आपकी प्रवरा नदी है। और कभी अगर प्रवरा ऑप्शन में ना मिले तो गोदावरी लगा देना। क्या लगाना? गोदावरी, क्योंकि जो प्रवरा नदी है वो गोदावरी नदी की ही सहायक नदी है। और पश्चिम में कौन सी नदी तक आपके सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था तो कहोगे ये सर दाक्ष नदी। कौन सी नदी? दाक्ष नदी। तो हमने नदियों के हिसाब से भी देख लिया कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर में कौन सी नदी? चिनाब। और दक्षिण में कौन सी नदी तो कहोगे सर प्रवरा नदी। और हम कहें पूरब में कौन सी नदी? हिंडन। और पश्चिम में अगर हम बात करें तो कहोगे सर सुतका गैंडोर नदी है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार कहा जाता है इसे क्या कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग देख रहे होंगे ये जो विस्तार निकल के आया और ये थोड़ा हल्का सा ऐसा गया तो ये जो आपके आकृति बन के आती है और इसी आकृति को तो हम कहते हैं त्रिभुजाकार। क्या कहते हैं? हम इसी आकृति को कहते हैं त्रिभुजाकार। तभी तो क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार है वो कैसा है तो कहोगे सर सिंधु घाटी सभ्यता का आकार आपके त्रिभुजाकार है। इतनी चीज समझ गए होगी, आशा है। वीडियो अच्छी लग रही होगी और अगर वीडियो अच्छी लग रही तो सब देख ही कहाँ रही। उसमें एक बटन होता है लाइक का तो दबा दो उसे और आपके पैसे खर्च नहीं हो जाएंगे। एक बात ध्यान रखो, अगर वीडियो देखने के बाद आपको जानकारी मिलती है और जानकारी मिलती है तो हम इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे तो आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को तुरंत लाइक करो और कम से कम एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी अपने 10 दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दो, है ना। ये हम आप लोगों से कह रहे हैं बस। अब बहुत से लोग कह रहे हैं भाई हम सर आपकी ऐसी बात क्यों माने, तो मान लो ना यार, क्या जा रहा है। चलिए हम आगे बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल अभी देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, तो आपको क्या करना है, एक तरफ लिखना है नदी, नदी बाद में लिखना, पहले आप नाम लिखो। यहाँ पर बनाओ पहले नाम, फिर इधर लिखना आप लोग वर्तमान स्थिति, इसके बाद खोज कब हुई उनकी, फिर इसके बाद खोजकर्ता कौन है, और इसके बाद आप लोग याद रखना कि नदी पे कौन सी नदी पर है वर्तमान में। इतने पॉइंट आप लोगों को बनाना है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले याद रखोगे आप लोग हड़प्पा, वर्तमान स्थिति कहोगे सर पाकिस्तान में है, खोज किसने की थी कहोगे सर दयाराम साइनी ने। ये यहाँ पर लिख लेना कि खोज हुई कब थी, ऐसा लिख लो,
1921, और दयाराम साहनी ने खोज की थी, दयाराम साहनी, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। और इसके बाद नदी कौन सी है, तो कहोगे ये नदी का नाम है रावी नदी। ठीक है, आगे याद रखना दूसरा जो शहर है वो है आपके मोहनजोदाड़ो। वर्तमान स्थिति इसकी कहाँ पर है, तो कहोगे सर वर्तमान स्थिति पाकिस्तान। खोज इसकी हुई 1922 में, और इसकी जो खोज करता है उनका नाम क्या है, तो कहोगे उनका नाम है राखल दास बनर्जी। एक एक चीज़ याद रखना, उनका नाम है राखल दास बनर्जी। और ये किस नदी किनारे स्थित है, तो कहोगे ये नदी जो है वो है सिंधु नदी। इसके बाद जो तीसरा स्थान की अगर हम बात करें तो लिखना चनहुदड़ो। ये आपके वर्तमान स्थिति इनकी भी कहाँ पर है, पाकिस्तान। खोज इसकी हुई थी 1931 में, और खोज की थी गोपाल मजूमदार ने। किसने की थी, गोपाल मजूमदार। और ये किस नदी किनारे स्थित है, तो इसको भी याद रखना, ये नदी है आपके कौन सी, सिंधु नदी है। इतनी चीज याद रखना। इसके बाद आपके अगला शहर है रोपण। और रोपण की अगर हम बात करें कि रोपण जो है वो कहाँ पर है, तो कहोगे वर्तमान स्थिति पंजाब हो जाएगी। 1953 में इसकी खोज हुई, और खोज किसने की थी, यज्ञदत्त शर्मा ने। और इस कौन सी नदी किनारे स्थित है, तो कहोगे ये सर है नदी है सतलज। क्या कहोगे, सतलज। इसके बाद आगे एक चीज़ याद रखना, अगला जो है शहर वो है लोथल। लोथल वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, तो कहोगे सर ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है, गुजरात में। इसके बाद इसकी जो खोज हुई थी वो कब हुई थी, तो कहोगे सर 1957-58 में बताया जाता है कि गुजरात में आपके लोथल की खोज हुई। और खोज किसने की थी, तो कहोगे रंगनाथ ने। और इसके बाद आपसे पूछा जाए कि लोथल किस नदी किनारे स्थित है, तो कहोगे ये सर भोगवा नदी है, भोगवा। और यहीं पर एक शहर और याद रखना जिसका नाम है धौलावीरा। धौलावीरा, एक एक करके शहर याद रखना, 1 2 3 4 5 6 धौलावीरा आ गया। धौलावीरा की वर्तमान स्थिति कहोगे सर ये गुजरात में है। कहाँ पर है, गुजरात में है, याद रखना। और इसकी जो खोज हुई थी वो हुई थी 1968 में। क्या कहोगे, इसकी जो खोज हुई थी 1968 में हुई थी धौलावीरा की। और ये खोज किसने की थी, तो एक नाम याद रखना, जेपी जोशी। क्या कहोगे, जेपी जोशी। और नदी का नाम क्या है, तो नदी तो भाई साहब यही है आपके भोगवा नदी। गुजरात में दोनों शहर लोथल और धौलावीरा गुजरात के शहर हैं। इसकी जो कौन सी नदी किनारे स्थित हैं, तो क्या कहोगे, भोगवा नदी। आगे बात करेंगे हम कालीबंगा की। और एक कालीबंगा जो है, एक कालीबंगा आपके राजस्थान में स्थित है, राजस्थान। इसकी खोज हुई थी 1951 में, याद रखना। और इसकी जो खोज करता है वो क्या कहोगे, बालकृष्ण थापड़। बालकृष्ण थापड़, थापर, बालकृष्ण थापर जो हैं। और कालीबंगा किस नदी किनारे स्थित है, तो याद रखना ये नदी का नाम है घग्गर। ठीक है, इसके बाद अगला जो शहर होगा उस शहर का नाम है आपकी राखीगढ़ी। राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी जो शहर है वो कहाँ पर है, कहोगे सर वो है हरियाणा में। और इसकी खोज 1969 में हुई थी। राखीगढ़ी की जो खोज हुई थी 1969 में हुई थी। और इसकी खोज किसने की थी, अमरेंद्र। कहोगे अमरेंद्र नाथ प्लस सूरज भान।
सूरजभान कौन सी नदी के किनारे स्थित है आपके? तो याद रखना ये नदी का नाम है सरस्वती नदी। तो ये जो शहर आपको देख रहे होंगे आपके कि हड़प्पा हुआ, मोहनजोदाड़ो हुआ, चनहुदड़ो हुआ, रोपण हुआ, लोथल है, धौलावीरा है, कालीबंगा है और क्या है, राखीगढ़ी। ये बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है, आप लोग याद रखना इन सारी चीज़ों को। ये हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है, खोज 1921 में हुई, दयाराम साइनी ने की। आगे मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में स्थित है, खोज 1922 में हुई, राखलदास बनर्जी ने की। चनहुदड़ो कहाँ पर स्थित है कहोगे? ये पाकिस्तान में स्थित है, खोज 1931 में हुई, किसने की? गोपाल मजूमदार ने। और इधर नदी भी याद रखना, जैसे हमने बताया कि हड़प्पा कौन सी नदी किनारे स्थित? रावी। आपके मोहनजोदाड़ो सिंध नदी किनारे स्थित, चनहुदड़ो सिंध नदी किनारे स्थित। और यहाँ पर देखा जाए कि रोपण जो है वो पंजाब में स्थित है, और पंजाब में स्थित है, खोज 1953 में हुई थी, किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने। और नदी कौन सी है? सतलज। इसके बाद आगे ध्यान रखना, लोथल आपके गुजरात में स्थित है, और इनकी जो खोज हुई थी 1957-58 कहा जाता है, और खोज की थी रंगनाथ ने। और नदी है भोगवा। और धौलावीरा शहर आपके गुजरात में स्थित है, इसकी खोज 1968 में जेपी जोशी। और किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखना, भोगवा नदी। कालीबंगा आपके कहाँ पर? राजस्थान में स्थित। कब खोज हुई? 1951 में। और खोजकर्ता कौन है भैया? याद रखोगे नाम, बालकृष्ण थापर। और नदी है घग्गर। आगे याद रखोगे राखीगढ़ी कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में। खोज 1969 में हुई, और खोज किसने की? अमरेंद्र नाथ और सूरजभान ने। और नदी कौन सी है? तो कहोगे नदी है सरस्वती। आगे दो और नाम हैं, वो भी आप लोग याद रखेंगे, बहुत ज़रूरी हैं वो भी। तो जैसे कि एक नाम याद रखना आप लोग, आलमगीर। वर्तमान स्थिति कहोगे सर उत्तर प्रदेश। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि आलमगीर की जो खोज हुई थी वो कब हुई थी? तो 1958 याद रखना कि खोज हुई। खोज किसने की थी कहोगे? यज्ञदत्त शर्मा ने। और नदी तो आपको पता ही होगा कि नदी है हिंडन। पहले ही बताया था हमने, आप लोग याद रखो चीज़ें, तुरंत भूल जाते हो कि यज्ञदत्त शर्मा तो आपको नहीं था पता, कोई बात नहीं, हिंडन तो पता था। फिर हिंडन को क्यों नहीं बता रहे कि सर हिंडन नदी किनारे आलमगीर स्थित है। इसके बाद हम बनावली की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? बनावली। और ये बनावली जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो बनावली हरियाणा में है। कहाँ पर है? हरियाणा। 1974 में खोज हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बनावली की जो खोज की थी वो किसने की थी? तो कहोगे रविंद्र सिंह ने खोज की इसकी, रविंद्र सिंह। और ये किस नदी किनारे स्थित है? तो बड़ा महत्वपूर्ण नाम है, एक रंगोई नदी। कौन सी नदी? रंगोई नदी। तो ये दो और शहर बचे थे जो महत्वपूर्ण हैं। हमने आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। तो आपने देखा कि एक हमने सबसे पहले बात की थी किस पर? आप देखो कॉपी में आपने लिखे हैं, हड़प्पा। इसके बाद दूसरा शहर मोहनजोदाड़ो, चनहुदड़ो, है ना, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, बनावली, राखीगढ़ी, आलमगीर, है ना। तो इस प्रकार से हमने जो सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण शहर, वर्तमान स्थिति, खोज कब हुई, खोजकर्ता कौन है और नदी कौन सी है, इन सारी चीज़ों पर हमने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया। अब आप लोगों का कर्तव्य है कि जो भी आज हमने आपको चीज़ें समझाई हैं, आप लोगों को बताया है, उनका अच्छे से रिवीजन करते रहें। और आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।